आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब भारत को बंद की राजनीति से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए और क्या बंद करने के बजाय शुरू करने पर विचार नहीं होना चाहिए। आज ये समझने का दिन है कि आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है। आज किसानों के समर्थन में 20 विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसका कितना असर हुआ ये हम आपको तस्वीरों के जरिए आज बताएंगे। लेकिन जरा याद कीजिए कि आखिरी बार आपने सड़कों पर हुआ ऐसा कौन सा आंदोलन या विरोध प्रदर्शन देखा था जो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य हासिल कर पाया हो। पिछले 73 वर्षों के इतिहास में अगर किसी आंदोलन को सफलता मिली भी तो वो बहुत ही तात्कालिक थी और जितनी देर में उस आंदोलन का निर्माण हुआ उससे कम समय में उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई। और ऐसे तमाम उदाहरण देकर आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले हम आपको भारत बंद पर आज का अपडेट देते हैं। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था जिसे देश की 20 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया था। ये वो 20 राजनीतिक पार्टियां हैं जो पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में हार चुकी हैं। इस दौरान देश भर के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। इस बंद का असर मिला जुला रहा। जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां इस बंद को सफल दिखाने की पूरी कोशिशें हुई, जबकि बाकी के राज्यों में इस बंद का बहुत ही आंशिक असर दिखाई दिया। यानी आप इसे संपूर्ण भारत बंद तो कहीं से भी नहीं कह सकते। इस बंद को लेकर सफलता की जो उम्मीद ये 20 विपक्षी पार्टियां लगा रही थीं, उन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बीच दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज भी किसान नेताओं की एक बैठक हुई है जिसमें कल सरकार के साथ होने वाली बैठक पर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। जिन राज्यों में कांग्रेस और उसके समर्थन वाली सरकारें हैं वहां आज जमकर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इन राज्यों में इस बंद को आम लोगों का साथ नहीं मिला। सिर्फ कार्यकर्ता जो इन पार्टियों के थे उन्होंने तो नारेबाजी की है, बंद कराने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों का समर्थन नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर बैठ गए जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गईं और कई ट्रेन देर से चल रही हैं और इसमें भी नुकसान देश की आम जनता का ही हो रहा है। महाराष्ट्र में भी इस बंद का आंशिक असर दिखा। उत्तर प्रदेश में बंद के दौरान कई विपक्षी पार्टियों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर शेयर किए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये आजकल बहुत फैशनेबल है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई जिसका विरोध भी वहां पर हुआ। पटना में आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। बिहार के कटिहार में भारत बंद के दौरान एक बीमार महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे आगे का रास्ता नहीं दिया। दिल्ली में बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर बाजार खुले रहे, सड़कें खुली थीं। बंद की वजह से मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में आज इस पर राजनीति जमकर हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके विरोध में धरना भी दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल का एक दिन पुराना वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में उनकी गाड़ी सीएम हाउस से बाहर जाती हुई दिख रही है। हालांकि इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि किसान नेताओं का एक दल अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और इस बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हैं। राकेश टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत से जल्द शुभ संकेत आने की बात कही है। यह उन्होंने एक इशारा दिया है, यानी अब किसान संगठन भी बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दल सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान नेता अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय निकलना चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे। कल हरियाणा में भी करीब 1.5 लाख किसानों का नेतृत्व करने वाले कुछ किसान संगठनों ने यह कहा था कि वो नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये नए कानून ऐसे ही बने रहें। यानी अब धीरे धीरे ये आंदोलन कई गुटों में बंटता हुआ दिख रहा है। और आपने ये भी देखा होगा ये जो आंदोलन है अभी तक ये बिना नेता का आंदोलन है, ये लीडरलेस आंदोलन है और किसानों ने अपने मंच से
नेताओं को अभी तक दूर रखा है, लेकिन अब हो यह रहा है कि 35 प्रतिनिधि किसानों की तरफ से सरकार से बातचीत कर रहे हैं और अब वो 35 भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। देश बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान सिर्फ हमारा होता है, हमारे ही देश के लोगों का होता है, विदेशी लोगों का नहीं होता। अंग्रेजों के जमाने में यह रणनीति ठीक थी, असहयोग आंदोलन करना होता था। हम अंग्रेजों को परेशान करना चाहते थे, हम चाहते थे अंग्रेज यहां से भाग जाएं क्योंकि हम अपने ही देश में गुलाम थे। लेकिन अब आज का ये जो दौर है, ये चिट्ठियों का दौर नहीं है, ये ईमेल का जमाना है, ये हाय हाय का नहीं, वाईफाई का जमाना है। इसलिए आज देश भर के संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को अब ये सोचना चाहिए कि इस तरह के आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है और ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह के जो भारत बंद बुलाने की पुरानी परंपरा, पुराने जमाने की राजनीति रही है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अब आप आज शाम रात में जब हम बात कर रहे हैं तो सोचिए कि आज का जो भारत बंद हुआ है उससे किसानों को क्या हासिल हुआ, किसी भी नेता को क्या हासिल हुआ? नुकसान सिर्फ देश के लोगों का ही हुआ। कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर आत्मा के लिए सिर्फ एक वाहन यानी एक व्हीकल की तरह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी राजनीति को अजर और अमर रखने के लिए राजनीतिक दल भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का किसी वाहन की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में वो गाड़ी में बैठ जाएं, इस वाहन में, और उसके बाद वो उस वाहन में बहुत आगे तक चले जाएं। और हमारे देश में पिछले 73 वर्षों से यही हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि ये आंदोलन है किसानों का और किसान अपने इस आंदोलन से तमाम पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं कि जबरदस्ती किसानों के पीछे पड़ी हैं, जबरदस्ती किसानों को समर्थन देना चाहती हैं क्योंकि उनका असली मकसद है मोदी को कमजोर करना। अब वो किसानों की इस प्रदर्शन वाली गाड़ी में बिन बुलाए मेहमान की तरह सवार हो गए हैं। भारत जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब पहली बार इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर सत्ता का विरोध शुरू हुआ था। यह आंदोलन बन गया था। विरोध के अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके इजाद करने वालों में सबसे आगे महात्मा गांधी थे और उन्होंने ये काम बहुत शानदार तरीके से किया भी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी गोली चलाई नहीं, लेकिन आंदोलनों के दम पर भारत को आजादी दिला दी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और यह अध्याय वहीं समाप्त हो गया। लेकिन आजादी के बाद भी भारत में आंदोलनों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। ये जो आंदोलनों से भारत का आकर्षण है ये समाप्त नहीं हुआ। आज भी भारत में आंदोलनों के प्रति बहुत आकर्षण है, खासतौर पर नेताओं को। 73 वर्षों में भारत में 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक और बड़े विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। इनमें हम छोटे मोटे प्रदर्शनों को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ बड़े प्रदर्शन आपको बता रहे हैं। अगर इनको भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भारत में हर साल औसतन 2 से 3 बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं। अब आप सोचिए, जो देश आंदोलनों में ऐसे ही अटका रहेगा वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? वर्ष 1857 में भारत के सैनिकों ने कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह किया था। वो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, पहला विद्रोह था जिसमें सैनिकों ने हिंसा का सहारा भी लिया था। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को आधार बनाकर अहिंसक आंदोलन किए। इसने आंदोलनों की कला को घर घर तक पहुंचा दिया और आंदोलन एक तरीके से ग्लैमराइज हो गए। आंदोलनों में एक ग्लैमर आ गया और आज भी आंदोलन के प्रति भारत के लोगों का यह आकर्षण कम नहीं हुआ है। और जब यह आकर्षण विकृत हो जाता है तो यह भारत बंद की शक्ल ले लेता है और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। आज के भारत बंद को 20 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन था। वर्ष 2012 में बीजेपी के साथ मिलकर 12 पार्टियों ने इसी तरह से बंद का ऐलान करके उस समय की यूपीए सरकार का विरोध किया था। इसलिए चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने यही राजनीति की है। भारत में हड़ताल और बंद की शुरुआत पहली बार कब और कहां हुई इसकी ठीक ठाक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि भारत में बंद और हड़ताल की शुरुआत 1862 में हुई थी, जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए। इसके सिर्फ 9 वर्षों के बाद हावड़ा स्टेशन के 1200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और इनकी मांग जानते हैं क्या थी? इनकी मांग थी कि इनके वर्किंग आवर्स को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। यानी उस समय भी ये लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते थे। मांग ये थी कि हम कम काम करना चाहते हैं, कम घंटे काम करना चाहते हैं।
इसके बाद हड़ताल और बंद का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आज भी चल रहा है। कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से पहली हड़ताल वर्ष 1908 में मुंबई में हुई थी। 24 जून 1908 को ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और इसके विरोध में बॉम्बे में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 6 दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की तब जान चली गई थी। लेकिन आजादी से पहले जो आंदोलन देशभक्ति और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जरिया हुआ करते थे, वो आने वाले 73 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक वाहन बनकर रह गए। आप भारत को दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की राजधानी भी कह सकते हैं। यह बात आज हम आंकड़ों के आधार पर आपसे कह रहे हैं। हमने वर्ष 1990 से लेकर 2018 तक के कुछ आंकड़े आज निकाले हैं और ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि कैसे 18 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हमारे देश में हुए हैं। ये जो नीली रेखा आप इस समय देख रहे हैं, जो मेरे सामने आप देखेंगे, नीली रेखा में आप देख रहे हैं, वो भारत में हुए प्रदर्शनों को दर्शाती है, जबकि लाल रेखा दुनिया भर में हुए प्रदर्शनों के बारे में आपको बताती है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आप देखिए कि जो लाल रेखा है वो बहुत नीचे है, ये दुनिया भर में हुए विरोध प्रदर्शन है। उसके मुकाबले नीले रंग की जो रेखा है, अगर आप देखें यहां, ये तो ये जो है, ये भारत में हुए विरोध प्रदर्शन है। इसका मतलब भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। अगर वर्ष 1995 से 2000 के बीच के दौर को छोड़ दें तो विरोध प्रदर्शनों का ग्राफ ज्यादातर समय हमारे देश में ऊपर ही ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो 2000 के बाद यह लगातार ऊपर जा रहा है। हमें आज रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारत में सरकारों का रवैया खामोश बने रहने का होता है, यानी ज्यादातर समय सरकारें विरोध प्रदर्शनों को पहले नजरअंदाज करती हैं। जो ग्रे रंग की रेखा आप देख रहे हैं वो इसी नजरअंदाजी को दर्शाती है। प्रदर्शनकारियों से डील करने का दूसरा सबसे कॉमन तरीका है भीड़ को तितर बितर करना। पीले रंग की लाइन इसी को दर्शाती है। इसके बाद नंबर आता है गिरफ्तारियों का। नीले रंग की जो लाइन आप देख रहे हैं वो गिरफ्तारियों को दर्शाती है। बहुत कम मौकों पर सरकारें प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती हैं। कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में गोली चलने से कुछ लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम मौकों पर होता है और लाल लाइन इसी बारे में आपको बता रही है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मांगे मानी जो जाती हैं वो बहुत कम है, गिरफ्तारी भी कम है, लाठीचार्ज, भीड़ को तितर बितर करना, अनदेखी करना, फायरिंग करना, ये सारे अलग अलग तरीके हैं विरोध प्रदर्शनों से निपटने के जो सरकार अलग अलग मौकों पर करती है। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 1990 से 2018 के बीच विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा के भी कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर विरोध प्रदर्शन किसी न किसी मौके पर हिंसक हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन वर्ष 2001, 2008 और 2017 के दौरान हुए। इसके अलावा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के मुताबिक उत्तर भारत में ज्यादातर विरोध प्रदर्शन लेबर यूनियंस के सहारे होते हैं, जबकि भारत के बाकी इलाकों में अमूमन हर विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के विरोध प्रदर्शनों को भी राजनीतिक पार्टियां हाईजैक करने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लेफ्ट पार्टियां, जो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टियां यह भूल जाती हैं कि उनके गढ़ यानी केरल में किसान कानून में विवाद की वजह बनी ये एपीएमसी यानी अनाज मंडियां। एपीएमसी की व्यवस्था केरल में है ही नहीं, लेकिन वहां सरकार चलाने वाली लेफ्ट पार्टियां अब किसानों के आंदोलन में एंट्री करना चाहती हैं। अपने राज्य में इन्होंने एपीएमसी के सिस्टम को बंद करके रखा है, लेकिन बाकी की जगह चाहते हैं कि वो इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं बाकी जगह